देखो, अभी तक जो आपने पढ़ा है वो एल्केन की बनाने की विधियां जो है वो कंप्लीट हो चुकी हैं। अब स्टार्ट करने जा रहे हैं एल्केन की केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, देखो एल्केन जो होता है ये बड़ा ही अनरिएक्टिव होता है, बहुत ही इनर्ट होता है। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एसिड्स, बेस, रिडक्टिंग एजेंट, इनके साथ में जनरली ये रिएक्शन नहीं करता है। ठीक है, और ये जो रिएक्शंस करता है एल्केन वो बहुत ही हाई टेम्परेचर पे, ऑलमोस्ट 500 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास का अगर टेम्परेचर लिया जाए तो उस केस में या यूवी लाइट की प्रेजेंस में ये रिएक्शंस दर्शाता है और फ्री रेडिकल के थ्रू ये रिएक्शन करता है। ठीक है, और ऐसी रिएक्शंस जो एल्केन करता है फ्री रेडिकल के फॉर्मेशन के द्वारा, उन रिएक्शंस को बोलते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उनको बोलते हैं मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। आप देखें कि ये एल्केन है RH, इसकी रिएक्शन H2 से करवा रहे हैं, तो यहाँ पे यूवी लाइट की प्रेजेंस हो सकती है। आपको पता है कि यूवी लाइट से जो एनर्जी निकलती है वो h के बराबर होती है, जहां h क्या होता है, प्लैंक कांस्टेंट, और म्यू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। ठीक है ना, तो जो यूवी लाइट है, या फिर यूवी लाइट की जगह हीट भी हो सकता है, हाई हीट करना पड़ता है, लगभग 500 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास का टेम्परेचर होना होता है, तो उस केस में रिएक्शन पॉसिबल होती है और RH बनता है। यहां पे आप देखिए कि जो हाइड्रोजन है एल्केन में, वो हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया हैलोजन के द्वारा। ठीक है, तो हाइड्रोजन को हटा के वहां पे क्या जुड़ गया है, हैलोजन ऐड हो गया, तो इसी तरह से बना है एल्काइल हैलाइड। ठीक है, अच्छा अगर ऐसा दिया हो कि जो X2 है ये एक्सिस में हो, अगर X2 जो है वो एक्सिस में हो, तो उस केस में एल्केन में अवेलेबल सभी हाइड्रोजन, जितने भी एल्केन में हाइड्रोजन होते हैं वे सभी हाइड्रोजन हैलोजन से रिप्लेस हो जाते हैं। ठीक है, अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं कि मैकेनिज्म क्या है, जरा देखें। सबसे पहला जो स्टेप है वो है चेन इनिशिएशन स्टेप, CI इसको बोला है। चेन इनिशिएशन स्टेप में क्या होता है, रिएक्शन जो है वो इनिशिएट होती है, यानी फ्री रेडिकल बनना चालू होता है। तो सबसे पहले जो X2 होता है, X2 यहां कुछ भी हो सकता है, Cl2, Br2, और जो X2 है वो यूवी लाइट की प्रेजेंस में होमोलाइटिक क्लीवेज करेगा, और होमोलाइटिक क्लीवेज करके समांश विखंडन करके ये X फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये वाला जो स्टेप है ये आपको केवल एक ही बार करवाना होता है। अगर इस एक बार रिएक्शन वेसल में फ्री रेडिकल बन गया, X फ्री रेडिकल अगर एक बार बन गया है, तो उसके बाद अगर यूवी लाइट या जो हीट का सोर्स है वो हटा भी लिया जाए तो रिएक्शन की रेट पे बहुत फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, सेकंड स्टेप होता है चेन प्रोपगेशन स्टेप, CP इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला है। तो चेन प्रोपगेशन में क्या होता है, रिएक्शन आगे प्रोसीड करती है। कैसे कि जो एल्केन है, देखो पहले तो ये X2 से ही समांश विखंडन के द्वारा X फ्री रेडिकल बना है, और अब ये X फ्री रेडिकल किससे रिएक्शन करेगा, एल्केन से रिएक्शन करेगा। और ये जो एल्केन है ये X फ्री रेडिकल से रिएक्शन करता है, यही वाला स्टेप RDS है। और यहाँ पे इस एक इलेक्ट्रॉन के कारण या फ्री रेडिकल के कारण यहाँ पे क्या हो जाएगा, समांश विखंडन हो जाएगा, होमोलाइटिक क्लीवेज हो जाएगा, जिसके दौरान H फ्री रेडिकल बनेगा, जो कि थर्मोडायनेमिकली उसकी स्टेबिलिटी बहुत कम होती है, तो तुरंत ही ये X फ्री रेडिकल उसको कंज्यूम कर लेगा और क्या बना लेगा, HX बना लेगा, और साथ में इधर क्या बच जाएगा, R फ्री रेडिकल। और ये जो R फ्री रेडिकल होता है यही इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट होता है। और हमने हमेशा से एक नारा पढ़ा है कि स्टेबल द इंटरमीडिएट फास्टर द रिएक्शन। जितना स्टेबल इंटरमीडिएट बनेगा, अभिक्रिया की जो दर होती है वो उतनी ही ज्यादा होती है। तो यहाँ पे एल्केन की फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो फ्री रेडिकल जितना ज्यादा स्टेबल होगा, उसका रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की दर जो होगी वो उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है ना, और मैंने आपको अभी बताया था कि अगर पहली स्टेप में जो कि इनिशिएशन स्टेप था उसमें अगर HU या फिर यूवी लाइट के सोर्स को, हीट के सोर्स को हटा भी लिया जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन में बहुत अंतर नहीं आता, बहुत फर्क नहीं पड़ता। उसका कारण ये है कि अगर एक बार X फ्री रेडिकल बन गया है तो क्या वो ये सेकंड स्टेप करके R फ्री रेडिकल बना देगा, और अब जो यूवी लाइट का काम था X2 से X फ्री रेडिकल में कन्वर्ट करना, वो काम अब R फ्री रेडिकल करने लग जाएगा। कैसे, ये जो R फ्री रेडिकल बना है स्टेप 2 में, ये स्टेप 3 में आएगा, और जो X2 होता है इसको होमोलाइटिक क्लीवेज करवा देगा, और यहां से होमोलाइटिक क्लीवेज करवाने के दौरान X फ्री रेडिकल बनेगा, और X फ्री रेडिकल R फ्री रेडिकल के साथ में कंबाइन हो जाएगा,
Rx बना देगा और साथ में एक क्या बन जाएगा, X फ्री रेडिकल। तो जो हीट का काम था, यूवी लाइट का काम था, वो काम अब किसने कर दिया है, R फ्री रेडिकल ने कर दिया है, वो इंटरमीडिएट ने कर दिया है, ठीक है ना। तो इसीलिए कहते हैं कि ये एक ही टाइम चलना चाहिए और ये वाली जो रिएक्शन है सेकंड और थर्ड स्टेप ये बारी बारी से चलता रहेगा जब तक कि रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो जाती, ये मिलियंस ऑफ टाइम चलता रहेगा। अब है लास्ट टर्मिनेशन स्टेप। तो ये जो फोर्थ स्टेप है इसमें क्या होता है कि देखो रिएक्शन वेसल में कई तरह के फ्री रेडिकल बने हैं, जैसे R फ्री रेडिकल बना है, जैसे X फ्री रेडिकल बना है। तो ऐसा हो सकता है कि जो X फ्री रेडिकल है ये X फ्री रेडिकल से टकरा जाए और किसका फॉर्मेशन कर दे, X2 का फॉर्मेशन कर दे। ऐसा भी हो सकता है कि R फ्री रेडिकल से टकरा जाए और R का फॉर्मेशन कर दे, और ऐसा भी हो सकता है कि R फ्री रेडिकल X फ्री रेडिकल से कंबाइन हो जाए और RX का फॉर्मेशन कर दे, ठीक है ना। तो इस तरह से रिएक्शन प्रोसीड करती है, इस तरह से ये रिएक्शन होती है, इसका मैकेनिज्म ये होता है। तो इसमें काम की बात क्या है कि जो इंटरमीडिएट है वो एल्काइल फ्री रेडिकल बनता है। जो एल्काइल फ्री रेडिकल बनने वाला जो स्टेप है उसमें ही वो वाला जो स्टेप है वही RADS स्टेप है। पूरी रिएक्शन मैकेनिज्म, इस पूरा मैकेनिज्म आपने देखा, इसमें ध्यान रखना कहीं भी H फ्री रेडिकल नहीं बना है, ठीक है ना। H फ्री रेडिकल इसमें कहीं नहीं बना, तो सवाल बना दिया जाता है कि कौन सा स्टेप पॉसिबल नहीं है। तो अगर किसी में H फ्री रेडिकल बना है तो वो स्टेप पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि आपको मालूम है कि H फ्री रेडिकल की थर्मोडायनेमिकल स्टेबिलिटी बहुत ही कम होती है। चलो, तो अब इसका पोटेंशियल एनर्जी का जो डायग्राम है, तो एनर्जी ग्राफ बनाते हैं। तो इधर एनर्जी चल रहा है और इधर रिएक्शन कोऑर्डिनेट चल रहा है। तो रिएक्शन इधर चल रही है, एनर्जी लेवल इधर मान रहे हैं। तो ये मैंने यहाँ पे लिया है अगेन, ये केवल RADS स्टेप का मैंने यहाँ लिखा, ये स्टेप जो 2 है उसका ये डायग्राम मैं बना रहा हूँ एनर्जी का। तो जो स्टेप 2 है वो ये वाली रिएक्शन है, ठीक है ना। तो इस रिएक्शन का देख रहे हैं, तो यहाँ RH है और X फ्री रेडिकल है। तो यहाँ पे RH है प्लस में X फ्री रेडिकल है, और यहाँ से एक TS हुआ है क्योंकि आपको पता है कि ये बॉन्ड टूट रहा होगा, ठीक है ना। और इधर से जो X फ्री रेडिकल है ये H फ्री रेडिकल के साथ बॉन्ड बना रहा होगा, तो वो एक TS बनती है जो बहुत ही शॉर्टली होती है, बहुत कम समय के लिए बनती है, और तुरंत यहाँ पे क्या बन जाएगा, R फ्री रेडिकल और HH बन जाएगा। तो इसमें आप देखें कि ये यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी मतलब जो एनर्जी लेवल है बहुत ज्यादा है, और फिर मैंने यहाँ पे एनर्जी लेवल को कम किया। एनर्जी लेवल ज्यादा है इसका मतलब है कि यहाँ पे वो TS बनी होगी, क्योंकि TS की स्टेबिलिटी बहुत कम होती है तो एनर्जी लेवल बहुत ही ज्यादा रहेगा, इसलिए ये हाईएस्ट एनर्जी लेवल पे होता है, इसका जो पीक है एनर्जी लेवल, ठीक है ना। और उसके बाद में जो ये R फ्री रेडिकल और HX बना है, ये अगर ये R फ्री रेडिकल और HX वाला जो प्रोडक्ट बना है उस सेकंड स्टेप की रिएक्शन का, तो अगर वो एल्केन से एनर्जी लेवल में नीचे आ रहा है, इसका मतलब है कि वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि एल्केन यानी जो स्टार्टिंग मटेरियल था उसका एनर्जी लेवल ज्यादा है और जो प्रोडक्ट है उसका एनर्जी लेवल कम है। तो पहले एनर्जी ज्यादा थी, अभी स्टेबिलिटी कम थी, और अभी स्टेबिलिटी ज्यादा हो गई है, इसका मतलब एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। लेकिन अगर प्रोडक्ट का जो एनर्जी लेवल है वो स्टार्टिंग मटेरियल से कहीं ज्यादा निकल जाए, देखिए आप यहाँ वाला जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पे है और जो अपना स्टार्टिंग मटेरियल था वो यहाँ, तो अगर ये इसका एनर्जी लेवल यहाँ पे आ रहा है, इसका मतलब है कि ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है ना। तो यदि अब हमें कैसे पता चलेगा, तो अभी केवल आप देखें कि अगर ये X फ्री रेडिकल F फ्री रेडिकल हो या Cl फ्री रेडिकल हो, या तो फ्लोरीनेशन हो या क्लोरीनेशन हो, उस केस में ये एक्सोथर्मिक होता है, और अगर ब्रोमिनेशन या आयोडीनेशन अगर करवा रहे हो तो उस केस में ये एंडोथर्मिक होता है। तो इन केस ऑफ फ्लोरीनेशन एंड क्लोरीनेशन तो क्या हो जाएगा रिएक्शन एक्सोथर्मिक, और ब्रोमिनेशन और आयोडीनेशन के केस में रिएक्शन होती है एंडोथर्मिक। हालांकि इसका एक एक्सेप्शन भी है कि जो क्लोरीनेशन है वो जनरली किसकी कैटेगरी में आया है, वो आया है एक्सोथर्मिक की कैटेगरी में, लेकिन मीथेन का जो क्लोरीनेशन होता है, केवल मीथेन का क्लोरीनेशन वो एक्सोथर्मिक नहीं होता है, वो एंडोथर्मिक होता है, ठीक है ना। तो इसको कंसेप्ट को समझते हैं। अभी तक आपने देखा कि जो पोटेंशियल एनर्जी का जो ग्राफ था उसमें समझा था कि जो फ्लोरीनेशन और क्लोरीनेशन होता है, फ्लोरीनेशन और क्लोरीनेशन वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, और ब्रोमिनेशन एंड आयोडीनेशन जो होता है वो एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। और उसमें एक एक्सेप्शन भी था, वो एक्सेप्शन क्या था कि जनरली जो क्लोरीनेशन होता है
जनरली जो क्लोरीनेशन होता है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, लेकिन मीथेन का जो क्लोरीनेशन होता है वो एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। केवल एक ही एक्सेप्शन है। तो मैंने यहां लिखा है कि फ्लोरिनेशन एंड क्लोरीनेशन ऑफ एल्केन्स, फ्लोरिनेशन और क्लोरीनेशन एल्केन का वो क्या होता है, एक्सोथर्मिक, और आयोडीनेशन और ब्रोमिनेशन जो है वो एल्केन्स की रिएक्शन के लिए वो एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, ठीक है ना। और विद वन एक्सेप्शन क्या है कि क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन, केवल मीथेन का जो क्लोरीनेशन होना है, तो देखो मैंने जनरली बताया कि क्लोरीनेशन जो है वो एक्सोथर्मिक होता है, बट इन केस ऑफ मीथेन रिएक्शन इज एंडोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है ना। तो जरा इसको याद रखें तो बेहतर होगा। मैंने इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के एक सवाल बनाया है। सवाल क्या है कि एक ग्राफ मैंने लिखा है यहाँ पे, और ग्राफ को देख करके आप ये आइडिया लगा पा रहे होंगे कि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए इसका एनर्जी लेवल, प्रोडक्ट का एनर्जी कम आ रहा है और स्टार्टिंग मटेरियल का एनर्जी जो था वो ज्यादा है। एनर्जी कम हुई है, इसका मतलब एनर्जी रिलीज हुई होगी, एनर्जी आउट हुई होगी, ठीक है ना, और इसी वजह से स्टेबिलिटी में इंक्रीज हुआ होगा। तो ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है ना। और आपको तो पता है कि अब जो तीन यहाँ पे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन इस रिएक्शन का है, ठीक है ना। यानी कौन सी रिएक्शन ऐसी है जिसका अगर पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ देखें तो इस तरह का ग्राफ आएगा। इट मींस ये कौन सा एक्सोथर्मिक प्रोसीजर को फॉलो करेगा। तो देखो जनरली आयोडीनेशन एंड ब्रोमिनेशन हमेशा क्या होता है, एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, जबकि अपन को क्या चाहिए, एक्सोथर्मिक। यानी आयोडीनेशन और ब्रोमिनेशन का जो प्रोडक्ट है वो अपना आंसर तो नहीं हो सकता, ठीक है। अब दो ऑप्शन और बचे हैं, या तो फ्लोरिनेशन या क्लोरीनेशन। और मैंने ये बताया था कि जो मीथेन का क्लोरीनेशन होता है ये क्या होता है, एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। और ध्यान दें ये मीथेन ही, तो मीथेन का जो क्लोरीनेशन हुआ है ये भी एंडोथर्मिक है, यानी अपना आंसर ये भी नहीं हो सकता। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, 4, क्योंकि फ्लोरिनेशन जो है वो हमेशा क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। नेक्स्ट, अगर इनकी रिएक्टिविटी ऑर्डर आप देखोगे तो आपको तो पता है कि फ्लोरिनेशन एक्सोथर्मिक है, आयोडीनेशन और ब्रोमिनेशन तो एंडोथर्मिक है, और जो रिएक्टिविटी है वो भी किसका ज्यादा होगा, फ्लोरिनेशन का, क्योंकि बहुत फास्ट रिएक्शन होगी उस केस में। अच्छा, फ्लोरिनेशन रिएक्शन जो है वो बहुत फास्ट होती है, इसका एक कारण ये भी है कि जो फ्लोरीन के बीच का जो बॉन्ड होता है वो बहुत ही अनस्टेबल बॉन्ड है। कायदे से आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर यहाँ बॉन्ड लेंथ कम है तो स्टेबिलिटी तो ज्यादा होनी चाहिए F2 की, लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो फ्लोरीन होता है वो स्मॉल साइज का होता है, आकार कम होता है, और इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ज्यादा होने की वजह से बॉन्ड की स्टेबिलिटी जो होती है वो बहुत ही कम होती है। क्योंकि आपको पता है कि फ्लोरीन पे तीन लोन पेयर अवेलेबल है, तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन की वजह से, लोन पेयर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन की वजह से जो F2 का बॉन्ड है ये बहुत ही वीक बॉन्ड है। तो सबसे ये वाली जो फ्लोरिनेशन होता है ये इतना फास्ट होता है कि इसमें H2 वगैरह की जरूरत भी नहीं पड़ती। डार्क कंडीशंस में भी रिएक्शन पॉसिबल हो पाती है। तो वेरी फास्ट फ्लोरिनेशन। Cl2 इसके बाद में बहुत फास्ट है, और ब्रोमिनेशन जो होगा वो मॉडरेटली फास्ट है, और आयोडीनेशन वेरी स्लो। आयोडीनेशन बहुत ही ज्यादा स्लो होता है, उसकी कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस मैं आगे बताऊंगा। तो ये ध्यान दें कि फ्लोरिनेशन, क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, देन आयोडीनेशन, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है रिएक्टिविटी का, ठीक है ना। इसी के साथ में है कंडीशंस ऑफ हैलोजिनेशन। आपको क्वेश्चंस में क्या क्या कंडीशंस दे सकते हैं एग्जामिनर, वो जरा डील करते हैं। आपको जब भी फ्लोरिनेशन करवाना होगा तो फ्लोरिनेशन के केस में F2 के साथ में आपको N2 गैस लिखा हो सकता है, यानी ये एक इनर्ट गैस, आपको तो पता ही है। और इनर्ट गैस होने की वजह से ये जो F2 है बहुत ही ज्यादा, आपको पता है कि रिएक्टिविटी है, तो ये थोड़ा रिएक्शन को कंट्रोल करने में कामयाब रहता है, ठीक है ना। तो फ्लोरिनेशन इन डार्क कंडीशंस में भी ये फ्लोरिनेशन होगा, और डार्क कंडीशन में ही करवाया जाता है इस रिएक्शन को, ठीक है ना। उसके बाद में है क्लोरीनेशन। तो क्लोरीनेशन आपको लिखा हो सकता है Cl2H या Cl2 हीट, ऑलमोस्ट 500 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर होता है, या Cl2R2O2। मैंने आपको जब फ्री रेडिकल पढ़ा रहा था उस केस में मैंने बताया था कि जो R2O2 होता है ना वो एक रिएक्शन, मतलब फ्री रेडिकल की रिएक्शंस के लिए इनिशिएटर का काम करता है। तो ये भी यहां से Cl फ्री रेडिकल बना सकता है, जो पेरोक्साइड है, एल्काइल पेरोक्साइड। ब्रोमिनेशन के लिए सेम कंडीशंस है जो क्लोरीनेशन के लिए है,
क्योंकि Br2H भी हो सकता है, Br2 हीट हो सकता है, Br2 एल्काइल पेरोक्साइड हो सकता है। आयोडीनेशन की अगर बात की जाए तो आयोडीनेशन के साथ में R2O2 हो सकता है, लेकिन इसके साथ में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी यूज किया जाएगा। जब भी आयोडीनेशन करवाया जाएगा तो ये कंफर्म है कि हमेशा कोई ना कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहां मिलाना पड़ता है, जैसे कि कॉन्सेंट्रेट HNO3 हो गया, HgO2 हो गया, तो इस तरह का कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिलाना पड़ता है। क्या कारण है कि आयोडीनेशन के केस में कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिलाना पड़ा? क्योंकि आपको पता है कि जो एल्केन है वो I2 से जब रिएक्शन करेगा पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, तो उस केस में Ri बन जाएगा, साथ में क्या बन जाएगा, Hi बन जाएगा। और रिसेंटली अभी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में हमने देखा था कि जो Hi होता है वो एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होने की वजह से ये सभी के सभी फंक्शनल ग्रुप्स को किधर कन्वर्ट कर देता है, वापस से एल्केन में रिड्यूस कर देगा, तो रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाएगी। इस वजह से ये जो रिड्यूसिंग एजेंट है इसको खत्म करने के लिए यहाँ पे क्या मिलाना पड़ेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो इसको डिस्ट्रॉय कर देगा, तो रिएक्शन की रिवर्सिबिलिटी थोड़ी कम हो जाएगी। तो ये क्या काम करता है, देखो Hi जो है वो HNO3 के साथ में रिएक्शन करके I2 H2 और NO2 बना देता है। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं वो Hi को यहां से डिस्ट्रॉय कर देंगे, जिसकी वजह से रिएक्शन पॉसिबल हो पाएगी, रिवर्सिबिलिटी कम हो जाएगी उस दौरान। अभी तक आपने देखा कि जो फ्लोरिनेशन और जो क्लोरिनेशन होता है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, और ब्रोमिनेशन आयोडीनेशन जो प्रोसेस होता है, ब्रोमिनेशन और आयोडीनेशन की जो रिएक्शन होती है वो एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। हालांकि इसमें एक एक्सेप्शन भी आपने देखा कि जो क्लोरिनेशन होता है, केवल मीथेन का जो क्लोरिनेशन होता है वो एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। अब उसी को कंटिन्यू करते हैं, रिएक्टिविटी एंड सेलेक्टिविटी। इसका मतलब क्या है, जरा सुनिए कि जो स्ट्रॉन्ग रिएजेंट होता है, जो बहुत जल्दी रिएक्शन करता है, ऐसे रिएजेंट को बोलते हैं रिएक्टिव रिएजेंट, या वो बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव है। लेकिन जो वीक रिएजेंट होता है, जिसकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है, ऐसे रिएजेंट को बोलते हैं सेलेक्टिव रिएजेंट। भाई आपको अगर कहा जाए कि कोई तगड़ा पहलवान है तो वो ये नहीं दिखेगा ना कि किससे लड़ाई हो रही है, वो जिसको भी आएगा सभी को तोड़ मरोड़ देगा। लेकिन अगर कोई बेचारा बहुत ही कमजोर दुर्बल आदमी है, अगर उसको कहा जाए कि आप लड़ाई करें, तो वो पहले अपने हिसाब से देखेगा कि मेरे को लड़ाई करनी चाहिए या यहां से भाग जाना चाहिए, ठीक है। तो वैसा ही है कि वो सेलेक्टिव, या वो सेलेक्ट करेगा कि जो सबसे मेरे जैसा दिखने वाला है या जो सबसे दुर्बल है या सबसे कमजोर आदमी है उसी से मैं लड़ाई करूं, ठीक है ना। तो वो सेलेक्टिव है, बड़ा मतलब सेलेक्ट करके ही वो लड़ाई करेगा, ठीक है। लेकिन जो रिएक्टिव होता है वो तो कुछ नहीं देखेगा, वो तो जो भी आएगा सभी को उड़ा देगा वहां से, ठीक है। तो जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, जो स्ट्रॉन्ग रिएजेंट होता है, तो वो रिएक्टिव होता है, और जो वीक रिएजेंट होते हैं वो सेलेक्टिव होते हैं, वो कमजोर वाले बॉन्ड को ही तोड़ने का प्रयास करते हैं, ठीक है। लेकिन जो रिएक्टिव होता है वो ये कमजोर वाला है या कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड वाला है ये नहीं देते, वो सभी बॉन्ड्स को उड़ाने में कामयाब रहते हैं। तो जो क्लोरिनेशन और जो ब्रोमिनेशन होता है, क्लोरिनेशन और जो ब्रोमिनेशन है, तो जनरली मैंने आपको रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर बताया था कि फ्लोरिनेशन वेरी फास्ट, क्लोरिनेशन फास्ट, एंड ब्रोमिनेशन मॉडरेटली फास्ट, एंड आयोडीनेशन इज वेरी स्लो, ठीक है ना। तो क्लोरिनेशन और ब्रोमिनेशन में क्लोरिनेशन जो होता है वो फास्ट था, जबकि ब्रोमिनेशन जो है वो स्लो था एज कंपेयर टू क्लोरिनेशन। तो अगर हम बात करें क्लोरिनेशन की तो वो रिएक्टिव है, क्योंकि उसकी रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा है, उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है। लेकिन जो Br2 है वो सेलेक्टिव है। Br2 क्या करता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड तोड़ने का प्रयास ना करके वो देखेगा कि कौन सा दुर्बल बॉन्ड है, वो उसी को तोड़ने की कोशिश करेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से अब ये प्रूव करते हैं कि क्यों रिएक्टिव है और ये कैसे है सेलेक्टिव, इनका थोड़ा प्रूव करते हैं इनको। तो मैंने आपको बताया था कि जो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो मैकेनिज्म मैंने आपको बताया था, उसमें सेकंड स्टेप में आप याद करें कि एल्काइल फ्री रेडिकल बनता था जो इंटरमीडिएट होता था, वही वाला स्टेप आरडीएस स्टेप भी था। और हमने कहा था कि जितना ज्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट बनेगा, जितना ज्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल बनेगा, उसका रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही ज्यादा होगा। तो एक बात बताएं, अगर 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन है, 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन है और 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन है,
कौन सा हाइड्रोजन ऐसा है जिसको हटने के बाद में जो फ्री रेडिकल बनेगा वो फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होगा। तो जाहिर सी बात है कि 3 डिग्री कार्बन पे जो फ्री रेडिकल बना है, 3 डिग्री कार्बन पे फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है और 1 डिग्री कार्बन पे फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी कम होती है। तो अगर मैं 1 डिग्री कार्बन हाइड्रोजन और 3 डिग्री कार्बन हाइड्रोजन की बात करूं रिएक्टिविटी ऑर्डर की फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए, तो 3 डिग्री कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू 1 डिग्री कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की तुलना में। ठीक है ना। तो अब जरा देखिए जो Cl2 होता है ना, जो क्लोरीनेशन होता है, वो जब एक बॉन्ड 1 डिग्री कार्बन हाइड्रोजन का तोड़ता है, केवल एक बॉन्ड, तो वो एक बॉन्ड जब 1 डिग्री का तोड़ेगा ना, उतनी देर में लगभग 3.8 बॉन्ड वो 2 डिग्री कार्बन हाइड्रोजन के तोड़ेगा। ये एक्चुअली एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर है। रिएक्टिव जो रिएक्टिविटी मैं आपको बता रहा हूं इट इज एक्सपेरिमेंटल। ठीक है ना। तो जो क्लोरीनेशन होता है, अगर वो Cl2 एक 1 डिग्री कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड को ब्रेक करता है तो जाहिर सी बात है 2 डिग्री 1 डिग्री से तो फास्ट होता है। ठीक है ना, क्योंकि 2 डिग्री फ्री रेडिकल जो बनेगा वो ज्यादा स्टेबल होता है। तो ये 3.8 बॉन्ड लगभग 2 डिग्री कार्बन हाइड्रोजन के ब्रेक कर देता है और ऑलमोस्ट ये 5 बॉन्ड 3 डिग्री कार्बन हाइड्रोजन के ब्रेक कर देता है। ठीक है ना। लेकिन जो ब्रोमिनेशन होता है, ब्रोमिनेशन बड़ा सेलेक्टिव होता है। ये एक बॉन्ड जब कार्बन हाइड्रोजन 1 डिग्री का तोड़ता है तो ये लगभग 82 बॉन्ड, आप देखें बहुत बड़ा डिफरेंस है, 82 बॉन्ड ये 2 डिग्री कार्बन हाइड्रोजन के तोड़ देता है और ऑलमोस्ट 1600 बॉन्ड, आप सोचे 1600 बॉन्ड 3 डिग्री के तोड़ देता है। आप जरा देख करके बताएं कि क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन में देखो कायदे से 3 डिग्री वाला ज्यादा स्टेबल होता है, ये हमें मालूम है, लेकिन जो ब्रोमिनेशन है ना वो बड़ा सेलेक्टिव है। अगर इसके पास ओपन चॉइस हो कि 1 डिग्री और 3 डिग्री दो ऑप्शन, आप कहां रिएक्शन करना चाहोगे, तो बेझिझक आप उसमें 3 डिग्री का जो आंसर है वो मेजर प्रोडक्ट की फॉर्म में बिना सोचे टिक कर सकते हैं। लेकिन अगर क्लोरीनेशन का हो तो ये जरूरी नहीं है कि हमेशा 3 डिग्री वाला ही मेजर हो, क्योंकि ये सेलेक्टिव नहीं होता, ये रिएक्टिव होता है। क्लोरीनेशन जो है वो रिएक्टिव है और ब्रोमिनेशन जो है वो सेलेक्टिव है। अब जरा प्रूव करते हैं इसको एक सवाल के जरिए। पहले मैं आपको 2 फॉर्मूले बता रहा हूं कि जो आपने टेबल में देखा है ये रिलेटिव रिएक्टिविटी है इनकी बॉन्ड्स के हिसाब से 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री के अकॉर्डिंग। अब है रिलेटिव यील्ड। रिलेटिव यील्ड का जो फॉर्मूला है वो ये है रिलेटिव रिएक्टिविटी। ठीक है ना, ये आप टेबल से प्राप्त कर सकते हैं फ्रॉम टेबल इनटू नंबर ऑफ आइडेंटिकल CH बॉन्ड्स। ठीक है ना, रिलेटिव यील्ड का ये फॉर्मूला है रिलेटिव रिएक्टिविटी यू विल गेट फ्रॉम टेबल इनटू नंबर ऑफ आइडेंटिकल CH बॉन्ड्स, और जो परसेंटेज यील्ड है उसका फॉर्मूला है रिलेटिव यील्ड डिवाइडेड बाय टोटल यील्ड इनटू 100। ठीक है ना। अब एक सवाल लेते हैं और जरा इसको समझते हैं, इन फॉर्मूलास को कैसे अप्लाई करना है आपने सवाल में उसको समझते हैं। ये कोई प्रोपेन आपने लिया, प्रोपेन का क्लोरीनेशन करवाया इन प्रेजेंस ऑफ H-nu। ठीक है ना। तो आप देखिए इसमें चाहे यहां पे रिएक्शन हो चाहे यहां पे रिएक्शन हो, क्या वो बात एक ही होगी? यस, क्योंकि दोनों कार्बनों का जो टाइप है वो समान है और एक यहां पे हो जाएगा। तो इसमें कितने क्लोरीनेशन के प्रोडक्ट बनेंगे? तो मैं कहूंगा कि 2 क्लोरीनेशन के प्रोडक्ट बनेंगे, एक 1 डिग्री वाला और एक 2 डिग्री वाला। इसको मैं कंपाउंड फर्स्ट बोल रहा हूं, इसको मैं कंपाउंड सेकंड बोल रहा हूं। ठीक है ना। अब ये है कि जो इसका रिलेटिव यील्ड है फर्स्ट का वो कितना होगा, वो कैसे चेक करते हैं रिलेटिव यील्ड। ठीक है। तो रिलेटिव यील्ड निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या था? रिलेटिव यील्ड निकालने का फॉर्मूला है रिलेटिव रिएक्टिविटी इनटू नंबर ऑफ आइडेंटिकल CH बॉन्ड्स। तो रिलेटिव रिएक्टिविटी कितना होगा? तो आप ये देखिए क्लोरीनेशन की बात हो रही है, यस क्लोरीनेशन में आओ, क्या ये 1 डिग्री है? तो क्लोरीनेशन का 1 डिग्री का जो रिलेटिव रिएक्टिविटी था वो कितना था? 1 था। तो ये तो आ गया 1 इनटू, अब आपको ये बताना है कि नंबर ऑफ आइडेंटिकल CH बॉन्ड ये क्या है, इसको समझना जरा कि इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो स्टार्टिंग मटेरियल है आपका एल्केन जो है उसमें कितने आइडेंटिकल CH बॉन्ड्स हैं, यानी इस एल्केन में ऐसे कितने हाइड्रोजन है, कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड है जिनमें से कोई भी आप हाइड्रोजन निकाल के Cl लगाओ तो यही वाला प्रोडक्ट बनेगा फर्स्ट वाले। तो आप देखिए कि ये तीनों में से कोई सा भी हाइड्रोजन निकाल दो यही बनेगा। अच्छा ये और ये भी तो इक्वल है ना भाई, ये दोनों आइडेंटिकल ही तो थे ना कार्बन, तो यहां पे 3 हो गए और 3 यहां पे हो गए।
यानी इस कंपाउंड को बनाने के लिए, फर्स्ट वाले कंपाउंड को बनाने के लिए जो एल्केन है उसमें 6 कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड ऐसे हैं जो बिल्कुल आइडेंटिकल है, उनमें से कोई भी हाइड्रोजन निकल के जाएगा तो कंफर्म है कि कंपाउंड यही वाला बनेगा, 1 क्लोरोप्रोपेन ही आंसर में आएगा। तो जो नंबर ऑफ आइडेंटिकल CH बॉन्ड्स है वो आ गए 6, तो ये कितना आ गया बोलो, ये आ जाएगा आपका 6, ठीक है ना। इसी के साथ में अगर मैं सेकंड की बात करूं कि रिलेटिव यील्ड ऑफ सेकंड, तो सेकंड आपने देखा कि ये क्लोरीनेशन की रिएक्शन है और ये 2 डिग्री अल्काइल क्लोराइड बना है, यानी 2 डिग्री फ्री रेडिकल रहा होगा, ठीक है। तो 2 डिग्री का क्लोरीनेशन का रिलेटिव रिएक्टिविटी आपने देखा, क्लोरीनेशन 2 डिग्री 3.8 आ गया, और 3.8 के केस में ये हो जाएगा 3.8 इनटू नंबर ऑफ आइडेंटिकल CH बॉन्ड्स कितने हैं इस कंपाउंड को बनाने के लिए, स्टार्टिंग मटेरियल वाले कंपाउंड में ऐसे कितने आइडेंटिकल CH बॉन्ड्स है, यानी इस कंपाउंड में कितने ऐसे बॉन्ड हाइड्रोजन है जिनमें से किसी भी हाइड्रोजन को उड़ाओ, वहां Cl लगाओ तो यही वाला प्रोडक्ट आपको मिलेगा। तो मैं कहूंगा कि ऐसे 2 आइडेंटिकल CH बॉन्ड है, ठीक है ना, और इसका जो आ जाएगा वो आ जाएगा 7.6। अब आप बताएं टोटल यील्ड कितना हो गया, यानी जो रिलेटिव यील्ड ऑफ फर्स्ट आया और रिलेटिव यील्ड ऑफ सेकंड आया, उन दोनों का जो टोटल आएगा तो इन दोनों का एक जोड़ोगे तो कितना आ गया 13.6 आ गया, ये टोटल यील्ड आपको मिल गया है। अब आपको बताना है कि फर्स्ट कितना परसेंट बना और सेकंड कितना परसेंट बना, तो परसेंटेज यील्ड निकालने के लिए क्या करना है, रिलेटिव यील्ड डिवाइडेड बाय टोटल यील्ड इनटू 100। तो आप जरा देखें कि जो परसेंटेज यील्ड ऑफ फर्स्ट बनेगा वो कैसे निकलेगा, रिलेटिव यील्ड ऑफ फर्स्ट 6 आ गया इनटू टोटल यील्ड 13.6 इनटू 100, आप कैलकुलेट करें इसको, ठीक है ना। और सेकंड का कितना आएगा, सेकंड का आएगा 7.6 डिवाइडेड बाय 13.6 इनटू 100। तो आपने कैलकुलेट किया होगा, तो इसका तो आ रहा होगा 44% और इसका आ रहा होगा 56%। तो आपने देखा कि जो 1 डिग्री और जो 2 डिग्री है उनमें से मेजर कौन है, इनमें से मेजर निकला 2 डिग्री वाला कंपाउंड और माइनर निकला 1 डिग्री वाला, ये माइनर है। लेकिन आप जरा ध्यान दें, मैंने बताया था कि क्लोरीनेशन जो होता है ना वो बड़ा रिएक्टिव होता है और ब्रोमिनेशन बड़ा सेलेक्टिव होता है। तो रिएक्टिव इसका मतलब क्या है कि देखो कायदे से माना कि मेजर प्रोडक्ट 2 डिग्री वाला होना चाहिए था भाई, अगर कंसेप्ट अगर देखें तो इसमें हो भी रहा है, मामला बैठ भी रहा है 56 और 44 में 56 वाला परसेंटेज ज्यादा है, यानी मेजर प्रोडक्ट है। लेकिन आप देखें इन दोनों में कोई बहुत भारी अमाउंट में डिफरेंस नहीं है। 44 अमाउंट को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, 44 भी एक भारी अमाउंट में बना है, 56 मेजर हो ही जाना। तो क्या आप ये कह सकते हो कि ये 1 डिग्री और 2 डिग्री में केवल 2 डिग्री से ही रिएक्शन करता है, 1 डिग्री से करता ही नहीं है? तो आप ये नहीं कह सकते। आप ऐसा नहीं कह सकते कि इसमें ये कंपाउंड बना नहीं है, 1 क्लोरोप्रोपेन बना नहीं है या बहुत ही कम बना है, आप ऐसा बोल नहीं सकते क्योंकि ये भी एक भारी अमाउंट है। तो ये 1 डिग्री और 2 डिग्री दोनों के साथ ही लगभग सिमिलर रिएक्शन करता है, इसीलिए कहते हैं कि ये बोलो रिएक्टिव है। ये सेलेक्टिव होता तो क्या होता, कोई 1 डिग्री 2 डिग्री तो वो 2 डिग्री वाला ही तोड़ के निकल जाता, 1 डिग्री को नहीं छेड़ता, या बहुत ही कम अमाउंट में बनता, 3-4% बनता अगर बनता भी तो ऐसा नहीं हुआ। अब इसको प्रूव करते हैं कि क्या ब्रोमिनेशन सेलेक्टिव है, ये कैसे पता चला, ठीक है ना। तो इसका भी एक एग्जांपल है, मैंने लिखा है कि उसी प्रोपेन का आपको ब्रोमिनेशन कराना है, वही 2 प्रोडक्ट मैंने बनाए हैं, 1 ब्रोमोप्रोपेन और 2 ब्रोमोप्रोपेन। आप जरा चेक करें रिलेटिव यील्ड ऑफ फर्स्ट, जो फर्स्ट का रिलेटिव यील्ड है वो कितना आएगा। तो आप देखिए ब्रोमिनेशन है और ब्रोमिनेशन में आ जाओ, क्या फर्स्ट वाला कंपाउंड 1 डिग्री है, यस, तो ब्रोमिनेशन 1 डिग्री आंसर आ रहा है 1। ये क्या है, रिलेटिव रिएक्टिविटी। तो जो रिलेटिव रिएक्टिविटी है वो तो आ गया 1 इनटू नंबर ऑफ आइडेंटिकल CH बॉन्ड्स। तो क्या इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए स्टार्टिंग मटेरियल प्रोपेन में 6 कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड है, यस, तो 1 इनटू 6 हो जाएगा। तो ये तो कितना आ गया, 6 से आ गया। लेकिन आप जरा चेक करें कि इसकी अगर मैं बात करूं रिलेटिव यील्ड ऑफ सेकंड की बात करें तो सेकंड में ब्रोमिनेशन 2 डिग्री, चेक करें 2 डिग्री ब्रोमिनेशन 82 आ गया।
तो ये तो आ गया 82, ठीक है ना, इनटू, आप चेक करें कि इसका जो ब्रोमिनेशन है, ब्रोमिनेशन ये 2 डिग्री वाला है, तो इस कंपाउंड में कितने आइडेंटिकल CH बॉन्ड है, जिनमें से कोई भी हाइड्रोजन को उड़ाओ, वहां पे Br लगाओ, ब्रोमीन लगाओ, तो उस केस में यही वाला प्रोडक्ट आपको मिलेगा। तो वही सेम सवाल है, क्या इसमें 2 आ जाएगा? यस। तो ये कितना आ गया? ये आ गया 2 आ गया, बोलो। तो ये कितना आ गया? ये सॉरी 164 हो जाना। और 164 होने के साथ ही अगर इसका टोटल हिट चेक करोगे तो वो कितना हो गया? 170 हो गया। अब निकालना है परसेंटेज यील्ड ऑफ फर्स्ट और परसेंटेज यील्ड ऑफ सेकंड, और फिर चेक करते हैं कि कितना क्या अमाउंट बना है। तो आप जरा बताएं परसेंटेज यील्ड कैसे निकालोगे? परसेंटेज यील्ड निकालने का तरीका है रिलेटिव यील्ड डिवाइडेड बाय टोटल यील्ड इनटू 100। तो रिलेटिव यील्ड कितना है फर्स्ट का रिलेटिव यील्ड आया 6, टोटल यील्ड 170 इनटू 100, आप कैलकुलेट करें। परसेंटेज यील्ड ऑफ सेकंड का जो परसेंटेज यील्ड निकालोगे तो रिलेटिव जो यील्ड है 164 है, डिवाइडेड बाय जो टोटल यील्ड है वो 170 है इनटू 100, कितना आया बोलो? ये तो आ जाना है 3.6, आपने कैलकुलेट किया होगा, और ये आ जाएगा 96.4। तो आपने देखा कि जो ब्रोमिनेशन हुआ उसके केस में जो 2 डिग्री वाला प्रोडक्ट है वो 96% से भी ज्यादा बना, जबकि जो 1 डिग्री वाला है वो ओनली 3.6% बना है। तो आपने देखा कि जो ब्रोमिनेशन होता है ना, ये भाई इसके पास ओपन चॉइस हो कि 1 डिग्री और 2 डिग्री में से आप कहां रिएक्शन करोगे, तो ये कहेगा कि बाबा जी मुझे 2 डिग्री वाले से रिएक्शन कर रहे हो, क्योंकि ये थोड़ा वीक रिएजेंट है। तो वीक वाला कहां करता है? हमेशा जो कमजोर साइड होती है ना वहां पे ये रिएक्शन करता है। लेकिन अगर जो रिएक्टिव है, बहुत तगड़ा रिएजेंट है, वो ये नहीं देखता कि कहां पे कमजोर बॉन्ड है और कहां पे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, वो जो भी आएगा सभी को उड़ा देगा, ठीक है। यही कारण था कि जो क्लोरीनेशन है उसमें दोनों का अमाउंट ही बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं था, बट वहां पे बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है। तो आप समझ गए होंगे कि जो क्लोरीनेशन होता है ना ये रिएक्टिव होता है, पर जो ब्रोमिनेशन ये हमेशा सेलेक्टिव होता है। कि अगर ब्रोमिनेशन के केस में आपके पास एक चॉइस हो कि 1 डिग्री का मेजर है, 2 डिग्री का मेजर है या 3 डिग्री का मेजर है, ब्रोमिनेशन है, तो आप सीधे आंसर टिक कर सकते हैं बिना कोई कैलकुलेशन किए कि 3 डिग्री का प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होगा। लेकिन क्लोरीनेशन की केस में अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको डायरेक्ट ये नहीं बताना है डिग्री को देख करके कि 2 डिग्री का या 3 डिग्री का मेजर है, आपको कैलकुलेट करके ही आंसर देना है अगर क्लोरीनेशन का मेजर प्रोडक्ट पूछा है तो। कैसे आपने निकालना है परसेंटेज, वो मैंने बता दिया। रिलेटिव जो रिएक्टिविटी है ये एक्सपेरिमेंटल है, ठीक है, कि क्लोरीनेशन जो है वो एक अगर 1 डिग्री कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक करता है तो वो लगभग 3.8, आप कैलकुलेशन में इसको ऑलमोस्ट 4 मान के कर सकते हैं, कैलकुलेशन को थोड़ा इजी करने के लिए। तो ये 2 डिग्री कार्बन हाइड्रोजन के 3.8 बॉन्ड ये लगभग तोड़ देता है और 3 डिग्री के लगभग 5 बॉन्ड तोड़ देता है। और जो ब्रोमिनेशन है ये एक बॉन्ड अगर 1 डिग्री का तोड़ेगा तो लगभग 82 बॉन्ड 2 डिग्री के और 1600 बॉन्ड ये 3 डिग्री के तोड़ेगा। और रिलेटिव जो यील्ड है वो कैसे निकालोगे? रिलेटिव रिएक्टिविटी इनटू नंबर ऑफ आइडेंटिकल CH बॉन्ड्स, और परसेंटेज यील्ड रिलेटिव यील्ड डिवाइडेड बाय टोटल यील्ड इनटू 100। तो ऐसे करके आप किसी भी कंपाउंड का फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए परसेंटेज निकाल सकते हैं, ठीक है। एल्केन की केमिकल रिएक्शंस में एक रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं हैलोजिनेशन, दूसरी रिएक्शन है आइसोमराइजेशन। इसमें क्या है कि अगर आपने कोई एल्केन लिया है जैसे कि एन ब्यूटेन मैंने यहां लिया है, इसकी रिएक्शन एनहाइड्रस AlCl3 HCl के साथ में करें और कुछ टेम्परेचर हाई हीट की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, तो उस केस में क्या होता है कि जो एन ब्यूटेन है, इवन कोई भी जो एल्केन है, वो जस्ट अपनी चेन आइसोमर्स में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो एन ब्यूटेन से ये बन जाएगा आइसोब्यूटेन, ठीक है। तो एन ब्यूटेन से ये बन गया आइसोब्यूटेन। नेक्स्ट रिएक्शन है, अगर आपने वहां मान लो एन पेंटेन लिया है तो उस केस में यहां भी उसके चेन आइसोमर्स बन जाएंगे, जैसे कि आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन, इस तरह से, मतलब जस्ट अपने चेन आइसोमर्स में वो कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट रिएक्शन है एरोमेटाइजेशन। एरोमेटाइजेशन क्या है कि अगर एन हेक्सेन की रिएक्शन या एन हेप्टेन भी यहां हो सकता है, अगर एल्केन की रिएक्शन
क्रोमियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, मॉलिब्डेनम ऑक्साइड 773 डिग्री केल्विन तापमान पर और 10 से 20 एटीएम दाब पर अगर ये रिएक्शन होती है तो ये एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन का फॉर्मेशन करता है। ठीक है ना। अब रिएक्शन एनसीईआरटी में इसको यूं लिखा है कि NHN यूं आप लिखे और यहां से सभी जगह से H2 बाहर होकर के यहां डबल बॉन्ड बन जाते हैं। तो ये बी हाइड्रोजनेशन रिएक्शन भी कह सकते हो कि यहां H2 आउट हो रहा है और जिसमें H2 ऐड होता है वो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन होती है। ठीक है ना। अगर आपने N-हेक्सेन की जगह N-हेप्टेन लिया होता तो यहां टोलुइन बन जाता, एरोमेटिक सिस्टम बनता, एक मिथाइल बच जाता। ठीक है ना। नेक्स्ट है नाइट्रेशन। अगर एल्केन की रिएक्शन नाइट्रिक एसिड से करें, नाइट्रेशन क्या है? एल्केन की रिएक्शन अगर नाइट्रिक एसिड से की जाए तो यहाँ पे नाइट्रो एल्केन का फॉर्मेशन हो जाता है, प्लस H2 आउट हो जाएगा। हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन होती है लगभग 400 से 450 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ठीक है ना। और यहाँ से H2 आउट करके आपने नाइट्रो एल्केन डायरेक्टली बना देना है। ठीक है। नेक्स्ट सल्फोनेशन की अगर एल्केन की रिएक्शन H2SO4 से की जाए हीटिंग के साथ में तो यहाँ भी H2 को आउट करके एल्केन सल्फोनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, प्लस H2O आउट हो जाएगा। ठीक है। ऐसे ही ऑक्सीडेशन है। ऑक्सीडेशन में क्या है? देखो, चाहे कोई भी हाइड्रोकार्बन हो, चाहे एल्केन हो, एल्कीन हो, एल्काइन हो, हाइड्रोकार्बन का जब दहन किया जाएगा, उसको O2 की प्रेजेंस में जलाया जाएगा तो हमेशा दो स्टेबल प्रोडक्ट बनते हैं, CO2 प्लस H2O। ठीक है। और यहाँ पे जो CnH2n+2 है, अगर इसको O2 की प्रेजेंस में हीट किया जाए तो दो स्टेबल प्रोडक्ट बने हैं, CO2 प्लस H2, साथ में कुछ हीट रिलीज हुई है। तो यहाँ पे जो O2 के मोल है वो 3n+1/2 हो जाएगा, CO2 का मोल है वो n हो जाएगा और H2 की जो मोल है वो n+1 हो जाएगा, where n is equal to number of carbon। ठीक है ना। ऐसे मैंने एक एग्जांपल लिया है, जैसे CH4 मैंने लिया है, इसको O2 की प्रेजेंस में जलाना है, दो स्टेबल प्रोडक्ट बने हैं, हीट रिलीज हुई है, आपको बताना है कि इनकी कितने मोल यू या बैलेंस करना पड़े रिएक्शन को। देखो ये थोड़ा इजी सवाल है, मीथेन का मैंने लिया है यहाँ पे, लेकिन आपको अगर 3-4 कार्बन का पूछा जाए तो बैलेंस करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए आप ये अगर टेक्निक आपको याद है तो बैलेंस करना बहुत आसान हो जाएगा अदरवाइज। ठीक है ना। चलो यहाँ n की वैल्यू 1 है क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन 1 है और यहाँ पे 1 रखोगे तो 3 इंटू 1 3 और 1 4/2 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और यहाँ पे जो है n की वैल्यू 1 ही रखनी है तो ये 1 ही है, 1 लगाओ ना लगाओ उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ने वाला। ठीक है। और 1+1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से रिएक्शन को बैलेंस किया जा सकता है। वुड्स रिएक्शन में आपने देखा कि अगर कोई एल्काइल हैलाइड होता है, उसकी रिएक्शन सोडियम से करवाते हैं ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो एल्केन बनता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो जाती है जनरली और जस्ट डबल कार्बन का एल्केन फॉर्म होता है। तो वुड्स रिएक्शन जो थी, वुड्स साहब की जो कॉपी ही इन्होंने की है और एक रिएक्शन है वुड्स फिटिंग रिएक्शन के नाम से। इसमें क्या किया है इन्होंने एक एरोमेटिक सिस्टम और एक एलिफेटिक सिस्टम लिया है और एरोमेटिक और एलिफेटिक की रिएक्शन अगर सोडियम और ईथर की प्रेजेंस में किया जाए तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? यहाँ पे मिथाइल फ्री रेडिकल बन जाएगा और फिनाइल फ्री रेडिकल बन जाएगा। तो ऐसा भी हो सकता है कि मिथाइल फ्री रेडिकल के साथ में कॉम्बिनेशन कर ले, या ऐसा भी हो सकता है कि फिनाइल फ्री रेडिकल के साथ में कॉम्बिनेशन कर ले, और ऐसा भी हो सकता है कि मिथाइल फ्री रेडिकल फिनाइल फ्री रेडिकल के साथ में कॉम्बिनेशन कर ले। तो यहाँ पे CH3 बन जाएगा, PH बन जाएगा और PHCH3 बन जाएगा। वो इसी कंपाउंड को बनाने की कोशिश कर रहे थे। और एक है फिटिंग रिएक्शन, इन्होंने क्या किया कि प्योर एरोमेटिक सिस्टम पे अप्लाई किया इसी रिएक्शन को और प्योर एरोमेटिक लिया तो वहां पे बना डाइफिनाइल का फॉर्मेशन हुआ, क्योंकि फिनाइल फ्री रेडिकल बनेगा जो किसी दूसरे फिनाइल फ्री रेडिकल से कॉम्बिनेशन करके डाइफिनाइल का फॉर्मेशन कर देगा। ठीक। एक है फ्रैंकलिन रिएक्शन, ये भी साइंटिस्ट का नाम है। इन्होंने क्या किया? इन्होंने ये कहा कि अगर सोडियम की जगह जिंक लिया जाए तो भी ये रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है वो सेम ही बनता है। तो इन्होंने मेटल को चेंज करके देखा कि अगर एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन जिंक से करें तो भी यहाँ पे एल्केन ही बनेगा, ZnH2 बाहर हो जाएगा और एल्केन ही बनाने का ये भी एक मेथड हो सकता है।